हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अपने आने वाले एसएसटी एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। इस बार अत्यंत व्यस्त होने के कारण मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगा। इसको ध्यान से देखिएगा। अब सेक्शन ए में देखिए, क्वेश्चन 1 है कि व्हाट हेल्प द इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें पूछ रहा है कि किस चीज़ ने एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हेल्प किया कॉलोनाइजेशन के लिए। हमको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब देखिए, बुक में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पेज नंबर 85 में लिखा हुआ है कि सो विजिबल वेयर द इम्पोजिंग न्यू मिल्स, सो मैजिकल सीम्ड टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट कंटेम्प्रेरीज वेयर डेजर्ट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था ये कॉलोनाइजेशन करने के लिए कि जो पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया, चीज़ों को लाने ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी इजी कर दिया, जिसके कारण जो कॉलोनाइजेशन है, ये जो सर्च फॉर मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। इसमें ऑप्शन ए बोलता है इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। जैसे हमने पढ़ा कि इसमें जो रोल है एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनाइजेशन में, उसमें इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज का नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। बी है गवर्नमेंटल इनवाइट टू द मदर कंट्रीज फॉर एक्सपेंशन, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये भी नहीं होगा। सी देखिए, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल यही है। हमने अच्छे से समझा है कि जो नई टेक्नोलॉजी आई, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा और ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हुआ, जिसके कारण एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में कॉलोनाइजेशन बढ़ा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डी बोलते हैं कैपिटलिस्ट ऑफ दीज रीजन्स वांटेड ट्रेड विथ कॉलोनियल पावर्स, ये भी नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाई बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन से न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। अब बुक में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन पंजाब प्रिजनरीज वेयर डिपोर्टेड इन 1907 बाल गंगाधर तिलक रोट विद ग्रेट संपत्ति अबाउट देम इन हिज केसरी। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे किस न्यूज़पेपर को शुरू किया था, केसरी को। तो इस प्रकार से काफ़ी इंटरनली आपको डीप में पढ़ना है ताकि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप इजी में लगा सकें। तो इसका आंसर होगा केसरी, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसे कि हमने समझा केसरी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान से देखिए। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये जो पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमको ध्यान से देखना है और बताना है कि ये जो पेंटर के, ये जो पेंटिंग है उसके पेंटर कौन है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पेंटिंग है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसको पेंट किया था राजा रवि वर्मा ने। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजेज फॉर मास सर्कुलेशन, पुअर वुड इनग्रेवर्स हु मेड वुड ब्लॉक्स सेट अप शॉप नियर द लेटर प्रेसेस एंड वेयर एम्प्लॉयड बाई प्रिंट शॉप्स। तो ये देखिए, जो प्रिंटिंग है उसको किसने पेंट किया हुआ है, राजा रवि वर्मा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। अब इसमें जो कैंडिडेट विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंद। इनमें से कौन जो है ना लेखक हैं, जो बुक है गीता गोविंद उसके। अब यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है कि पेजेज फ्राम गीता गोविंद ऑफ जयदेव 18th सेंचुरी। तो ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा कि गीता गोविंद के जो रचयिता हैं या राइटर हैं वो जयदेव हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदेव। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जो नीचे दिया हुआ है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो इसमें देखिए, पहला बोलता है कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए परिस्थितियाँ बनाई। सेकेंड है मार्टिन लूथर्स राइटिंग्स लेड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, कि मार्टिन लूथर के जो राइटिंग्स थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को शुरू किया। तीसरा है मेनेचियो री इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल, कि मेनेचियो ने बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेट किया। और फोर्थ है जॉन गुटनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, जॉन गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। तो एक एक करके चलिए समझते हैं कि ये कैसे कैसे हुआ।
तो देखिए इसमें सबसे पहले जो जॉन गुटनबर्ग थे, उन्होंने 1448 में सबसे पहले प्रिंटिंग सिस्टम का शुरू किया और उन्होंने सबसे पहले जो प्रिंट किया था वो बाइबल को प्रिंट किया था। 180 कापी उन्होंने इस बुक का प्रिंट किया था। फिर सेकेंड में देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1517 में जो रिलीजियस रिफार्मर थे मार्टिन लूथर, उन्होंने 95 थीसिस लिखी क्रिटिसाइजिंग करते हुए जो बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे, रिचुअल थे रोमन कैथोलिक चर्च के। तो क्रोनिकल ऑर्डर में सेकंड में आ जाएगा मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस लीड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। उसके बाद देखिए थर्ड में यहाँ पे देखिए मेनोचियो जो कि एक मिलर थे इटली में, उन्होंने जो आसपास की बुकों को जो अवेलेबल थे लोकेलिटी में उसको पढ़ना शुरू किया। और उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था, उन्होंने क्या किया कि जो बाइबल है उसको फिर से री इंटरप्रिटेट किया। यहाँ पे देखिए ही री इंटरप्रिटेड द बाइबल मैसेज ऑफ द बाइबल एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट एंगेज्ड द रोमन कैथोलिक चर्च। इसके बाद यही होगा। और सबसे लास्ट में आएगा प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो लास्ट में होगा कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए हमने अच्छे से समझा है इसको कि सबसे पहले जॉन गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को शुरू किया है, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट में मेनिचियो रीइंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल, ये थर्ड हो जाएगा। और प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फोर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि आइडेंटिफाई द क्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि हमको इस क्राफ्ट को आइडेंटिफाई करना है जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको स्टडी करते हुए। इसमें फर्स्ट है कि इट इज़ अ क्राफ्ट विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, कि एक ऐसा क्राफ्ट है जो खाने में भी और जानवरों को खिलाने में भी, जानवरों को चारा के रूप में भी यूज होता है। सेकेंड है इट इज़ अ खरीफ क्राफ्ट विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है ना खरीफ क्राफ्ट है, बरसाती फसल है, जिसके लिए टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इट ग्रोस वेल इन ओल्ड एलुवियल साइल, और ये बहुत अच्छा पैदा होता है ओल्ड एलुवियल साइल में। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ दिस क्राफ्ट, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने बहुत ज़्यादा इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया है। अब यहाँ पे देखिए मैजे इट इज़ अ क्राफ्ट विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। इट इज़ अ खरीफ क्राफ्ट which requires temperature between 21 degree centigrade to 27 degree centigrade and grows well in old alluvial soil। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजे हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सारे का याद रखना है ना। इसमें मेजे पूछा हो सकता है मिलेट से पूछ दे और कुछ पूछ दे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन जो है ना फॉरेस्ट को लेकर है जो कि करेक्ट नहीं है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, क्या क्या चीज़ हमको जानना जरूरी है। देखिए इस क्वेश्चन में जो चीज़ों को बताया गया है वो यहाँ से लिया गया है कि फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट होता है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाई द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और इसका थर्ड क्लासिफिकेशन है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो देयर आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। तो 3 प्रकार के यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। तो देखिए हमने अच्छे से समझा है कि रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ द फॉरेस्ट बिल्कुल करेक्ट है, ये तो नॉट करेक्ट नहीं होगा। फिर भी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट, ये भी सही है, ये भी नॉट करेक्ट नहीं होगा। सी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये भी सही है। और डी देखिए परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, तो जो यही है ना वो नॉट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी नॉट करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है मैच द फॉलोइंग
इसमें रिसोर्सेस हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस और इंटरनेशनल रिसोर्सेस। और एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, द ओशनिक रिसोर्सेस, रोड कैनाल्स एंड रेलवे, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि फिर से रिप्लेनिश हो जाता है वो यहाँ पे दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो है ना वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज जो वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम में पैदा होते हैं, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स आएंगे। उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज में जितने भी रोड हैं, रेलवे हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में जितने भी ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ये सब इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। अब इसमें देखिए हमने अच्छे से समझा है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में यहाँ पे होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में होगा मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, नेशनल रिसोर्सेज में होगा रोड कैनाल्स एंड रेलवे, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में होगा द ओशियनिक रिसोर्सेज। तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, सेकेंड का फोर्थ हो गया, थर्ड का थर्ड हो गया और डी का सेकेंड हो गया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन 8 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। उसके बाद से हमको समझ के इनकरेक्ट को इसमें से चूज करना है। अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम में हम लोग बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ है उसको समझते हैं। इसमें सबसे पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। किनका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। सेकेंड है मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट have been given to state governments of the two regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. Third, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in central government. उसके बाद इसका लास्ट है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। तो देखिए इसमें हमने अच्छे से समझा है कि जो बेल्जियम में हुआ, अब इसके रिगार्डिंग हमको उसके क्वेश्चन को देखना है। अब देखिए इसमें बोलता है इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन देखिए कि ईच नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो करेक्ट है, हमने समझा है। तो इनकरेक्ट है नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। बी है सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कम्युनिटीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, हमने समझा है, ये भी इनकरेक्ट नहीं होगा। सी है द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने इसमें पढ़ा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं होता। यही जो है ना इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर में। और डी है कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए भी इनकरेक्ट नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। कि नीचे दिए गए सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों के लेजिस्लेशन में आता है। अब इसमें देखिए एक लिस्ट होता है यूनियन गवर्नमेंट का, जिसमें आता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी है। दूसरा लिस्ट होता है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट के लोकल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन है। लेकिन इसके साथ में कोकरेंट लिस्ट भी होता है, जिसमें दोनों के दोनों जो गवर्नमेंट होते हैं उनका अथॉरिटी होता है, जिसमें एजुकेशन आता है, एग्रीकल्चर आता है। तो देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन। क्वेश्चन 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट को लेकर इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ए बोलता है ग्रुप व्हिच फेवर्स गिविंग मोर पावर टू वर्किंग वुमेन एट रूरल एंड अर्बन लेवल, ये जो मूवमेंट है उस ग्रुप का है जो कि फेवर करता है ज़्यादा पावर देना वर्किंग वुमेन को रूरल और अर्बन लेवल में। बी है मूवमेंट दैट बिलीव्स इन गिविंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू फीमेल इन अर्बन एरियाज, एक ऐसा मूवमेंट है जो
एक्सक्लूसिव राइट देना चाहता है फीमेल्स को अर्बन एरियाज में। सी है रेडिकल वुमेंस मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। और एक बहुत ही क्रांतिकारी महिलाओं का मूवमेंट है जिसमें उनको इक्वलिटी मिलना चाहिए पर्सनल और फैमिली लाइफ में। डी है इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग अ फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू इन डिसीजन मेकिंग, कि एक तरीका है जिसमें फेमिनाइन और मस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू को डिसीजन मेकिंग में प्रैक्टिस किया जाए। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया हुआ है कि मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। तो देखिए इसमें जो रेडिकल वुमेन मूवमेंट है इनका एम है कि उनको इक्वलिटी मिले पर्सनल और फैमिली लाइफ में, और इसी प्रकार के मूवमेंट को क्या बोला जाता है, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। इसमें क्वेश्चन 11 है व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कि नीचे जो पेयर दिए हुए हैं उनमें से कौन सा जो है ना वो करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दिया हुआ है, कांग्रेस पार्टी का लेफ्ट फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रीजनल पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इसको पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारे पार्टीज के लिए लिखा है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी वाले पेज को आगे पढ़ेंगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है वो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका करेक्टली मैच्ड होगा। जैसे हमने समझा है कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो लेफ्ट फ्रंट नहीं होता है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट फ्रंट होता है। कांग्रेस पार्टी एक रीजनल पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी है, और ये कांग्रेस पार्टी जो है ना यहाँ पे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाएगा। मिजो नेशनल फ्रंट जो है ना वो एक रीजनल पार्टी है। ठीक है, क्वेश्चन 12 है देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर, मार्क योर आंसर एज पर द कोड्स प्रोवाइडेड बिलो। असर्शन ए डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, रीजन दे रहा है डेमोक्रेसी इज हैव रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। इसमें असर्शन में बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। रीजन बता रहा है क्योंकि इसमें रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और डिसीजन मेकिंग होता है वो नॉर्म्स और प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड होता है। अगर हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं हाउ डू एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स में, इसमें लिखा है कि प्रमोट्स इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स, इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, improves the quality of decision making, provides a method to resolve conflicts and allow room to correct mistakes। ठीक है, इसके आगे देखते हैं तो अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो ये जो असर्शन और रीजन है दोनों को दोनों एकदम करेक्ट है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स was protected and fostered by श्रीलंका in their constitution। तो हमने अच्छे से समझा है कि श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, जो बुद्धिज़्म था उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा महत्व दिया और प्रोटेक्ट किया, जिसके कारण बुद्धिज़्म और जो तमिल थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धिज़्म। इसके बाद क्वेश्चन 14 देखते हैं रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ व्हिच स्टेट हैज अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है जिसमें स्टेट दिया हुआ है हरियाणा का, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, लेकिन जो चीज़ हमको पूछ रहा है ना वो बेसिकली है अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशियो से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे देखिए 61 है इसमें हरियाणा में, और केरला में देखिए वो है 83 और बिहार में है 43, सबसे कम बिहार में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ व्हिच स्टेट हैज अटेंडेड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा केरला के बच्चों ने अटेंड किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला। क्वेश्चन 15 है रीड द फॉलोइंग डाटा एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये डाटा को पढ़ के हमको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें लिखा है जो एजुकेशनल अचीवमेंट है रूरल पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश में, इसमें कैटेगरी दिया हुआ है लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन। तो जो रूरल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट है वो मेल में 76% है और फीमेल में 54% है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स में लिटरेसी रेट 90% है।
मेल का और फीमेल का 87% है। और परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज्ड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, तो देखिए इसमें अटेंडिंग स्कूल में 85% है और मेल में और फीमेल में 82% है। तो क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल, कितने परसेंटेज गर्ल्स अटेंड नहीं कर रहे हैं स्कूल को। तो यहाँ पे देखिए 82% जो है ना अटेंड कर रहे हैं, तो हमको सीधा क्या करना है 100 - 82 कर दीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा 18%। तो इतनी लड़कियाँ जो है ना वो अटेंड नहीं कर रही हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 18%। क्वेश्चन 16 है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, इसमें से हमको ऑड वन को बताना है। तो यहाँ पे ये जो ए बी सी ऑप्शन को देखेंगे आप, ये तीनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि तीनों में काम करने वाले लोगों का नाम है, जैसे कि टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पोटर, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वंडर एंड लायर, पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल। लेकिन डी नंबर में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंडियन रेलवेज है, जेट एयरवेज है, दूरदर्शन और मेट्रो है, इसमें सब अलग अलग हैं, तो इसका ऑप्शन डी ही आड होगा। क्वेश्चन 17 है फिल इन द ब्लैंक, सेक्टर में है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और क्राइटेरिया यूज्ड नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, बी है नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, सी नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और डी है नेचर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे कि डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है एक्टिविटीज़ की इकोनॉमी में, वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होता है। अगर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो परमानेंट है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा, रेगुलर जहाँ पे उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, और जहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो रेगुलर नहीं है, कैजुअल है, तो अनऑर्गेनाइज्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी का नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर है, तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड का हमने अच्छे से समझा है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर है, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रोहन हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 lakh फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस ऑन 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ही हैज़ टू सबमिट पेपर्स ऑफ न्यू हाउस एंड सैलरी कार्ड टू द बैंक। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज। तो देखिए रोहन जो है ना 5 लाख का लोन ले रहा है एक बैंक से एक हाउस खरीदने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है, तो उसको नए घर का पेपर देना पड़ेगा और अपना सैलरी कार्ड बैंक में देना पड़ेगा। तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? ए है इंटरेस्ट रेट, बी है कोलेट्रल, सी है प्रिंसिपल अमाउंट और डी है इंस्टॉलमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट में एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lenders may demand collateral security against the loans. तो देखिए अगर कोई चीज़ को हम गिरवी रखते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं? कोलेट्रल बोलते हैं। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द borrower owns such as land, building, vehicle, livestock deposit with banks and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलेट्रल। क्वेश्चन 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। तो निम्न में से नीचे कौन सा इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि फ्री ट्रेड और वर्क को अलाउ करता है म्यूचुअल ट्रेड का दो कंट्रीज के बीच में? ए है WTO, बी है IMF, सी है UPU और डी है FAO। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए WTO क्या करता है कि देयर शुड बी नो बैरियर्स, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। तो WTO का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि फॉरेन ट्रेड में बैरियर नहीं होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट में बैरियर नहीं होना चाहिए। WTO इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, और इसका काम है ट्रेड बैरियर को हटाना और ट्रेड को बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा WTO। तो इसका आंसर है 19 का ये WTO। अब क्वेश्चन नंबर 20 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को लेकर हमको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा बैरियर्स को हटाना। सेकेंड है फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेटअप फैक्ट्रीज, विदेशी कंपनियों को फैक्ट्री सेटअप के लिए अलाउ करना। थर्ड है हैज इनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट्स, सारे कंपनी को उनके इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इनेबल करना।
और फोर्थ है एज लेसन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड को कम करना। अब यहाँ पे देखिए ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी अच्छे से समझाया है कि द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। तो हमने अच्छे से समझ लिया है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट, और ऑप्शन 2 हो जाएगा फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज। ये दोनों ग्लोबलाइजेशन में होता है, और जो थर्ड और फोर्थ है ना, ये इसमें नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी पे आ चुके हैं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसमें 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, टोटल 8 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन 21 है, एनालाइज एनी 2 फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929। तो 1929 में जो अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था, उसके लिए कौन कौन से 2 फैक्टर्स जिम्मेदार थे, उसको हमको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जो फैक्टर्स ग्रेट डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, अगर हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो उनमें का सबसे मेन रीजन था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन, जिसके कारण एग्रीकल्चरल जो प्राइसेस थे वो गिरने लगे थे, और प्राइसेस के गिरने के बाद जो फार्मर्स थे उन्होंने इनकम बढ़ाने के लिए और ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन किया, जिसके कारण मार्केट में और ज़्यादा सप्लाई बढ़ा, और मार्केट में एग्रीकल्चरल जो गुड्स हैं ना, उसके प्राइसेस और ज़्यादा गिरने लगे। साथ ही साथ मिड 1920 तक बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ थे यूएसए को छोड़कर, वो यूएस के लोन के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट थे, क्योंकि यूएस में उस समय कंडीशन इतना अच्छा था कि वहाँ से लोन रेज करना काफ़ी ईजी था। लेकिन जो फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 है, उनको काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस करना पड़ा, जो कि यूएस के लोन के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे, क्योंकि यूएस में खुद कंडीशन ख़राब हो गया, जिसके कारण यूएस ने पैसा विड्रॉ करना शुरू किया, और उसके कारण पूरे यूरोप में बहुत सारे बैंक जो है ना वो फेल हो गए, जिसका प्रभाव पूरे की पूरे दुनिया के ऊपर पड़ा, और बहुत सारी करेंसीज जैसे कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है वो कोलैप्स कर गई। इन्हीं में से 2 कारण को अपने को इसके आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका वेयर। पहला है द फेलर ऑफ बैंक्स ड्यू टू स्टॉक मार्केट क्रेश एज मोर पीपल विड्रू देयर सेविंग्स लीडिंग देम टू क्लोजर। और दूसरे में लिखेंगे द यूएसए अटेम्प्टेड टू डिफेंड इट्स इकोनॉमी बाई रेजिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें क्वेश्चन 22 है, मेंशन द प्रोविजंस दैट कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेकुलर कंट्री। कि वो कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जिसके कारण भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर कंट्री बनता है या कंस्टिट्यूट होता है, उसको हमको यहाँ पे मेंशन करना है। इंडिया जो है ना एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इंडिया का कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है। साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारी इंडिविजुअल और कम्युनिटी को फ्रीडम देता है कि वो कोई भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोफेस कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है स्टेट को इंटरवीन करने के लिए मैटर ऑफ रिलीजन में, ताकि रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में इक्वलिटी रहे, जैसे कि इंडिया में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है। अब इसका आंसर हम लिखेंगे कि द प्रोविजंस दैट कंस्टिट्यूट इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री आर एज फॉलोस। कि जो प्रयोजन इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाते हैं वो नीचे दिए हुए हैं। पहला है आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इसको हमको लिखना है, इसको हम समझ चुके हैं। और फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। क्वेश्चन 23 है, सजेस्ट एनी 2 ways टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। हमको बताना है कि इंडिया में जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं। उसके 2 तरीकों को यहाँ पे हमको सजेस्ट करना है। एनर्जी रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को इंडिया में अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज आर और लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, एज कंसर्न सिटीजन्स वी कैन डू आवर बिट बाई यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ
individual vehicles, switching off electricity when not in use, using power saving devices and using non-conventional sources of energy. After all, energy saved is energy produced. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसके आंसर को दिया है। 2 पॉइंट को लिखना है कि भारत जो है ना दुनिया में सबसे कम एनर्जी एफिशिएंट कंट्री में गिना जाता है। हमको बहुत ध्यान से हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी उनको यूज करना है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है इंडिविजुअल व्हीकल के जगह में। साथ ही साथ जब बिजली का उपयोग ना कर रहे हो तो स्विच को ऑफ कर देना है, पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज करना है और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको हमको यूज करना है। तो इसमें से 2 पॉइंट को हमको लिखना है। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि 2 ways टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया आर एज फॉलोज, कि 2 तरीक़ों से जिससे हम एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं इंडिया में, वो नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स अदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज बायोगैस, सोलर, विंड शुड बी यूज्ड। दूसरा है यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस एंड स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। तो हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं। और भी पॉइंट जो कि आपने समझा है उसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 23 का आर है सजेस्ट एनी 2 ways टू इम्प्रूव द यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है या सौर ऊर्जा है उसके उपयोग को कैसे हम इम्प्रूव करें, उसके 2 तरीक़ों को यहाँ पे हमको सजेस्ट करना है। इसका आंसर है कि 2 ways टू इम्प्रूव द यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी आर एज फॉलोज, कि 2 तरीके जिनके द्वारा हम लोग सोलर एनर्जी के उपयोग को इम्प्रूव कर सकते हैं वो नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग द कास्ट ऑफ सोलर पैनल्स, कि गवर्नमेंट को जो सोलर पैनल्स है उसकी कीमतों को कम करने के लिए फोकस करना चाहिए। दूसरा है बाइंग हाई कंसनट्रेटेड फोटोवोल्टिक सेल्स एंड वी शुड अवॉइड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स इन शेडेड एरियाज़, कि हमको हाई कंसनट्रेटेड फोटोवोल्टिक सेल को खरीदना चाहिए। साथ ही साथ जो छायादार भाग हैं जहाँ पे सौर एनर्जी अच्छा से नहीं आता है वहाँ को अवॉइड करना चाहिए सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए। बाकी पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 24 है इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर, कि किन किन तरीक़ों से सरकार जो है गवर्नमेंट जो है वो रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकता है रूरल सेक्टर्स में, उसको यहाँ पे हमको लिखना है। तो याद रखिएगा इसको लिखना है हमको 30 से 40 वर्ड लिमिट में। कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि रूरल एरिया में गवर्नमेंट को डैम और कैनाल कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ टर्सरी फैसिलिटी को इस एरिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए और अवेयरनेस लाना चाहिए लोगों के अंदर में, ताकि लोग जो हैं एम्प्लॉयबिलिटी को फोकस करें। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, लोकेट करना चाहिए इंडस्ट्री और सर्विसेज को इन एरियाज़ में, और देखना चाहिए कि कौन कौन से जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस एरिया में सेट हो सकते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े। साथ ही साथ टूरिज़्म को बढ़ाना चाहिए जिससे जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और क्राफ्ट इंडस्ट्री और नए सर्विसेज जैसे आईटी को भी वहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। और जैसे इसमें मनरेगा का उल्लेख किया हुआ है, ये भी एक मेजर तरीका है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का। इसमें से 2 को हमको आंसर में लिखना है। अब इसके आंसर में हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि द गवर्नमेंट कैन टेक अप मेनी मेजर्स सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स, कैनाल्स, रोड्स एक्सेट्रा वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। इसको हम समझ चुके हैं, तो इस पॉइंट को लिखेंगे। सेकेंड लिखेंगे ट्रेडिंग फैसिलिटीज एंड लोन्स एट चीपर रेट्स कैन आल्सो इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन द कंट्री। इसी में 60 आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, टोटल 15 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन 25 है हाउ वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक्सप्लेन, कि जो सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन था, स्थिति था भारत का, वो किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार में प्रभावित हुआ था, उसको इसके आंसर में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। देखिए इसका आंसर जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट किया था। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। और ये जो युद्ध का खर्चा था उससे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा जिसको फाइनेंस किया जा रहा था लोन के द्वारा और टैक्स से बढ़ाकर, जिससे कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। थ्रू द वार ईयर्स प्राइस इंक्रीज्ड डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। और जो युद्ध का समय था 1913 से 1918 के बीच में प्राइस डबल हो चुका था, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। आम लोगों का जीना मुहाल हो चुका था। विलेजेज वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स
एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज काज्ड अ वाइड स्प्रेड एंगर। और गांव के लोगों को बोला गया कि वो सैनिक सप्लाई करें और ज़बरदस्ती का रिक्रूटमेंट होने लगा ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। देन इन 1918, 19 and 1920-21 crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food। और उसी समय में फसल बर्बाद हो गए थे भारत के कई भागों में, जिसके कारण खाने की कमी हो गई थी। दिस वाज एक्कम्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। उसके साथ में एक महामारी आ चुका था इन्फ्लुएंजा का। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million पीपल पेरिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड द एपिडेमिक। कि उस समय का जो सेंसस था 1921 का, वो बताता है कि 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख लोग बीमारी और भूखमरी के कारण मारे गए थे। तो इसमें से 3 पॉइंट को हमको लिखना है। अब इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द वार क्रिएटेड ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाई वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। तो इस पॉइंट को हम समझ चुके हैं। इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि ड्यूरिंग द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड एंड डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918 which led to extreme hardship for the common people। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, मिलियंस डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हंगर, फेमाइंस एंड द एपिडेमिक। तो इसमें ध्यान रखना है 60 वर्ड्स के लिमिट में हमको लिखना है। क्वेश्चन 25 का आर है, हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रिलेट देमसेल्व्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। कि किस प्रकार से जो भारतीय व्यापारी और उद्योगपति थे, उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसमें से अपने आप को रिलेट किया। इसको हमको इसमें एक्सप्लेन करना है, समझाना है। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जो अपॉर्चुनिटीज मिला था, उसके कारण भारत के जो व्यापारी उद्योगपति थे, उन्होंने काफ़ी लाभ कमाया और पावरफुल हो गए। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। और अपना बिजनेस बढ़ाने के कारण वो ऐसे पॉलिसी के विरुद्ध में थे जिससे उनका बिजनेस जो है रुकता था। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड द रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। वे चाहते थे कि इम्पोर्ट्स के ऊपर प्रोटेक्शन मिले उनको फॉरेन गुड्स के साथ में, और साथ ही साथ वो चाहते थे कि रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका रेशियो जो है इस प्रकार से रहे कि इम्पोर्ट डिस्करेज हो, जिससे उनका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़े। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of Indian Chamber and Commerce and Industries FICCI in 1927, led by prominent industrialists like Purushottam Das Thakur Das and G.D. Birla. The industrialists attacked the colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience। तो उन्होंने फिक्की बनाया, और इसके साथ में जो पुरुषोत्तम दास थे और जी डी बिरला थे, उनके लीडरशिप में उन्होंने सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस को। तो इसमें देखिए और भी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें से 3 पॉइंट अपने को लिखना है। अब इसके आंसर में इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड रिफ्यूज टू बाई आर सेल इम्पोर्टेड गुड्स। ये वाला पॉइंट हम समझ चुके हैं। फिर इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि दे रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। For this, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927। और इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे, they wanted protection against the imports of foreign goods and the rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports। क्वेश्चन 26 है, examine the factors that influence the distribution pattern of the railway network in India। हमको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं जो रेलवे नेटवर्क है उसके वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को भारत में। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवे नेटवर्क का हमारे देश में, वो ज़्यादातर प्रभावित होता है फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर से। The northern plains with their vast level land, high population density and rich agricultural resources provided the most favorable condition for their growth। और जो उत्तरी भारत के मैदान हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और खेती बाड़ी के रिसोर्सेज अच्छे हैं, जिनके कारण रेलवे लाइन के लिए कंडीशन जो है काफ़ी अच्छा है। However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds
पोज्ड सम ऑब्स्टिकल्स, लेकिन जो बड़ी संख्या में नदियाँ हैं उनमें बड़े बड़े ब्रिज बनाने पड़ते हैं जिसके कारण कुछ बाधाएँ आती हैं। इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स गेप्स आर टनल्स, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय भाग में वहाँ पे रेलवे लाइनों को लो हिल्स में, घाटियों में और टनल्स में बनाया जाता है। द हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू हाई रिलीफ, sparse population and a lack of economic opportunities. Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan, swamps of Gujarat, forested tracts of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। उसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, राजस्थान है, इनमें भी रेलवे लाइन बिछाना जो है ना कठिन है। द कंटिगुअस स्ट्रेच ऑफ सादरी कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गेप्स और पासेस घाट्स। In recent times, the development of the Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in this most important economic region of India. और जो कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर और गुड्स का मूवमेंट बढ़ा है। इट हैज़ आल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड्स, लेकिन चूँकि वहाँ पे बहुत सारा जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है उसके कारण वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है और कई जगह जो ट्रैक है वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है। तो इन्हीं में से 3 पॉइंट को हमको लिखना है। अब इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। ये वाला पॉइंट हम समझ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे द नार्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। और इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि डेजर्ट ऑफ राजस्थान ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स विच हैज़ हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किया है, 3 पॉइंट बताया है, लेकिन हमने जो समझा है कई सारे पॉइंटों को समझा है उनको भी आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन 27 है, इन व्हाट वेज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC डिफरेंट फ्राम अदर कंपनीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। कि किस प्रकार से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, MNCs हैं, वो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिसको इसमें अदर कंपनीज बोला गया है उनसे अलग हैं, इसको एक एग्जांपल के साथ हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं उनका जो ऑपरेशन का एरिया होता है वो कई कंट्रियों में होता है, जैसे कि एग्जांपल इन्फोसिस। लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज होते हैं उनका जो एरिया होता है वो केवल उसी कंट्री में होता है जिस कंट्री में वो ऑपरेट करते हैं। दूसरा, जो कंपनीज होते हैं जैसे इन्फोसिस है, ये बहुत सारे कारणों के कारण कई देशों में फैले होते हैं, कई कंट्रीज में अपने आप को एक्सपेंड करके रखते हैं, क्योंकि ये उनको काफ़ी चीप पड़ता है। जिस देश में जो चीज़ सस्ता होता है उस देश में उस चीज़ को ये लोग करते हैं। ऑपरेशनल कास्ट इनके लिए काफ़ी कम हो जाता है और न्यू मार्केट्स इनको मिलते हैं, चीपर रिसोर्सेज मिलते हैं, जिसके कारण इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ रिस्क भी इनका बढ़ जाता है। जैसे इसमें मैंने इन्फोसिस का एग्जांपल लिया है, आप TCS का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो इन्फोसिस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग होता है। जो डोमेस्टिक कंपनियां होती हैं उनके साथ में एक्सचेंज रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं उनके साथ में एक्सचेंज रेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उनके जो प्रॉफिट हैं या उनका जो रेवेन्यू है उसके ऊपर इसका एक गहरा इम्पेक्ट आता है। तीनों में से 3 पॉइंट्स को हमको इसके आंसर में लिखना है। अब इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ओन्स एंड ऑपरेट्स प्रोडक्शन अक्रॉस वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वाइल डोमेस्टिक कंपनीज डू नॉट। एग्जाम्पल इन्फोसिस, TCS। इस पॉइंट को हम समझ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कंपनीज इन्फोसिस एक्सपेंड ग्लोबली फॉर वेरियस रीजन्स सच एज टू गेन एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, लोअर रिसोर्सेज कास्ट एंड लोअर ऑपरेशनल कास्ट। अब इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि MNCs आर ससेप्टिबल टू करेंसी रेट्स दैट वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द फॉरेन कंट्रीज वेयर एज दे ऑपरेट इन कंट्रास्ट टू अदर कंपनीज। ये भी हम समझ चुके हैं। क्वेश्चन 28 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक गवर्नमेंट होते हैं, उनके बीच के अंतर को हमको इसमें बताना है। देखिए, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिफरेंस है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेजिटिमेट होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। वहीं पे जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं
वो केवल कुछ लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है डिग्निटी और फ्रीडम सबको प्रोवाइड करते हैं, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। और कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है डेमोक्रेसी में तो डिबेट, डिस्कशन और नेगोशिएशन के थ्रू में वो सॉल्व होता है, न कि किसी एक के मर्जी से। इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में कॉर्पोरेशन होता है और एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और इससे लोगों का जो डिग्निटी है वो बढ़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं और जो भी मेजर पॉलिसीज़ हैं उसमें पब्लिक डिबेट होता है। कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है। तो पूरा का पूरा जो पेज है ना, दोनों पेज में आप काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और बहुत सारा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए 3 पॉइंट हम लोग लिखते हैं। अब इसके आंसर में देखिए एक टेबल बना दीजिएगा, जैसे मैंने बनाया हुआ है। एक साइड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिखिएगा, एक तरफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पहला पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि इट इज़ ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल। और उसी में हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लिखेंगे इट इज़ सिलेक्टेड एंड फॉर्म्ड एट इट्स ओन डिस्क्रेशन। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि इट प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डिबेट एंड डिस्कशंस। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लिखेंगे कि राइट्स एंड फ्रीडम्स आर रिस्ट्रिक्टेड, रूलर्स आर सुपीरियर एंड एबव लॉ। अब इसके थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, और पावर इनहेरिटेड आर टेकन बाई फोर्स बाई अ डिक्टेटर आर द मिलिट्री, एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट मोनार्की। क्वेश्चन 29 है टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ सुटेबल आर्गूमेंट्स। कि जो टर्सरी सेक्टर होता है वो जो बाकी दो सेक्टर हैं प्राइमरी और सेकेंडरी उससे अलग होता है। ये जो स्टेटमेंट है इसको एक सूटेबल आर्गूमेंट के साथ, एक अच्छे तर्क के साथ हम लोगों को जस्टिफाई करना है। अगर इस पेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो जो टर्सरी सेक्टर होता है वो बेसिकली एक सर्विस सेक्टर है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो होते हैं वो गुड्स प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। टर्सरी सेक्टर जो है सपोर्ट करता है, हेल्प करता है डेवलपमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के। टर्सरी एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। साथ ही साथ टर्सरी सेक्टर जो है ना वो सर्विसेज देता है, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, इसके एग्जांपल हैं टर्सरी एक्टिविटीज़ के। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसमें इंडिया में जो कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। टर्सरी सेक्टर जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट देन अदर सेक्टर्स। इनमें से 3 पॉइंट को इसके आंसर में हमको लिखना है। अब इसके आंसर में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि द टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस सर्विस बट अदर 2 सेक्टर्स प्रोड्यूस गुड्स। ये हम समझ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट इसका लिखेंगे कि द एक्टिविटीज अंडर टर्सरी सेक्टर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे टर्सरी सेक्टर जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट देन अदर सेक्टर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा। सेक्शन डी पे आ चुके हैं। लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स ईच के। टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 20 है और इसमें चारों में इंटरनल चॉइस दिया हुआ है और 120 वर्ड का लिमिट है। इसमें क्वेश्चन 30 है हाईलाइट द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। तो इसमें हमको हाईलाइट करना है जो अलग अलग प्रकार के मेजर्स और प्रैक्टिसेस फ्रेंच क्रांतिकारियों ने इंट्रोड्यूस किया था, जिससे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा हो फ्रेंच लोगों के बीच में। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना इस पेज में है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। द आइडिया ऑफ ला पेट्रे द फादरलैंड and lay city on the citizen emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। कि ये जो आइडिया था ला पिट्रे का या पितृभूमि का और ला सिटियोन का या नागरिकता का, उसने एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाने का प्रयास किया जिसमें सबको समान अधिकार थे एक संविधान के अंदर में। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। और एक नया झंडा बनाया गया जो कि ट्राई कलर था, पुराने की जगह में उसने जगह लिया। The States General was elected by body of active citizens and renamed नेशनल असेंबली। और स्टेट जनरल को फिर से इलेक्ट किया गया और नया नाम दिया गया उसको नेशनल असेंबली का। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड
oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation। और राष्ट्र के नाम से नए प्रकार के हाइम्स कंपोज किए गए, शपथ लिए गए और शहीदों को याद किया जाने लगा। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ना लागू किया गया, जिसने सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम बनाए टेरिटरी के अंदर में, फ्रांस के क्षेत्र के अंदर में। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड। और जो आंतरिक ड्यूटीज़ थे, जो कर लगते थे, उसको ख़त्म किया गया और एक समान वेट्स और मेजर्स को एडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और जो क्षेत्र के बोलियां थीं उनको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच जो कि पेरिस में बोला जाता था उसको ही पूरे के पूरे फ्रांस नेशन का एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। तो देखिए इसमें से जो है ना केवल 5 पॉइंट आपको लिखना है। आंसर 30 में लिखेंगे कि द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प द फ्रेंच पीपल डेवलप अ फीलिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इसको हम समझ चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द आइडियाज ऑफ ला पेट्रे द फादरलैंड एंड ले सिटियोन द सिटीजन एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड में लिखेंगे द फ्रेंच टाइकलर वाज चोजन एज द न्यू फ्लैग इंस्टेड ऑफ द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। थर्ड में लिखेंगे सिटीजन्स वर अलाउड टू इलेक्ट मेंबर्स टू द स्टेट्स जनरल which was renamed as the National Assembly। New hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated। इसका फोर्थ पॉइंट लिखेंगे A central administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। A uniform system of weights and measures was introduced। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे फ्रेंच became the common language as it was written and spoken in the capital city of Paris and regional languages were discouraged। क्वेश्चन 30 का आर है हाईलाइट द रोल ऑफ ओटो वन बिस्मार्क इन मेकिंग ऑफ जर्मनी। जो प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, उनका जो रोल था जर्मनी के यूनिफिकेशन में, उसको इसमें हाईलाइट करना है। अब इसका आंसर देखिए यहाँ से शुरू होता है कि प्रूसिया टूक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। कि प्रूसिया ने नेशनल यूनिफिकेशन का जो आंदोलन था उसका लीडरशिप किया। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रूसियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और जिसके मुख्यमंत्री थे ओटो वन बिस्मार्क, इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे, लेकिन उनका सहयोग करने वाले थे प्रूसियन आर्मी और वहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है वो। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification। तो 3 युद्ध लड़े गए 7 साल के अंदर में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में, जिसमें प्रूसियन जो है जीतता है और प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। इन जनवरी 1871 द प्रूसियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पेरर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेलिस। और जनवरी 1871 में जो प्रूसियन किंग थे विलियम फर्स्ट, उनको जर्मन एम्पेरर घोषित किया जाता है एक समारोह में जो वर्सेलिज में होता है। ऑन द bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the up-heated hall of mirrors in the place of Versailles to proclaim the new German emperor headed by Kaiser William I of Prussia। तो देखिए पूरा का पूरा इवेंट इसमें दिया गया है। इसमें से 5 पॉइंट हमको लिखना है। इसका आंसर है कि द रोल ऑफ ओटो वन बिस्मार्क इन मेकिंग ऑफ जर्मनी आर एज फॉलोस। जो रोल था ओटो वन बिस्मार्क का जर्मनी के यूनिफिकेशन में या जर्मनी को बनाने में, वो नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है ओटो वन बिस्मार्क इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ही कैरिड आउट दिस टास्क ऑफ यूनिफिकेशन थ्रू ब्यूरोक्रेटिक मीन्स एंड मिलिट्री पावर। इसके सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ 7 years 3 wars वर फॉट with Austria, Denmark and France, all of which ended in Prussian victory and completed the process of unification under his leadership। इसमें थर्ड पॉइंट है ओटो वन बिस्मार्क देन प्रूसियन चीफ मिनिस्टर इज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर हिज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी।
फिर फोर्थ पॉइंट है, इन अ सेरेमनी हेल्ड इन वर्सेलेस इन जनवरी 1871 प्रूसियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड ए जर्मन एम्पेरर। और इसका लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है, ऑन जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German emperor headed by Kaiser William I of Prussia। क्वेश्चन 31 है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र है, उसको माना जाता है कि वो सामान्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया को ध्यान में रखते हुए ये जो स्टेटमेंट है उसको हमको एग्जामिन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, जो कि हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। साथ ही साथ लोगों का जो निर्भरता है एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर, उसके अलावा भी उनको जॉब देता है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर eradication of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. तो जो रीजनल डिस्पेरिटीज है, जो क्षेत्रों का अंतर है इंडस्ट्री के कंपेरिजन में, तो ये क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उन एरिया में भी, जैसे कि ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पे भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करता है, जिससे जो रीजनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। और जो एक्सपोर्ट होता है मैन्युफैक्चर गुड्स का, बने हुए सामानों का, उससे व्यापार बढ़ता है और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा या फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। कंट्रीज दैट ट्रांसफार्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। तो जो कंट्रीज अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में हाई वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं वो समृद्ध होते हैं। और भारत का भी जो प्रॉस्पेरिटी है या समृद्धि है, डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा और कितना तेज़ी से अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डाइवर्सिफाई करेगा और इंक्रीज करेगा। तो इसमें से जो हैं 5 पॉइंट अपने को लिखना है। इसका आंसर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज फर्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर व्हिच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, दे आल्सो रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। इसका सेकेंड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन of unemployment and poverty from our country। थर्ड है, it also helps in bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas। इसका फोर्थ है, export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange। इसका फिफ्थ है, countries that transform their raw materials into a wide variety of furnished goods ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। क्वेश्चन 31 का आर है, एग्जामिन द मल्टी प्रोन्ड एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। जो विविध प्रकार के एस्पेक्ट हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर के और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के, उसको हमको इस क्वेश्चन में एग्जामिन करना है। इसका आंसर यहाँ पे है कि द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन, टेलीफोन्स, cellular, telecom, telephone exchange, radars, computers and many other equipments required by the telecommunication industry। तो जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ये सब बहुत प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। बेंगलुरु हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अब बेंगलुरु जो है भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर।
और बाकी जो सेंटर्स हैं उनमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर हैं। द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन is at Bengaluru, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Pune. A major impact of this industry has been on employment generation. The continued growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. तो देखिए सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है और भारत का ग्रोथ जो है ना वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें से 5 पॉइंट अपने को लिखना है। अब इसका आंसर है द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज covers a wide range of products from transistor sets to television, telephones, cellular telecom, pagers, telephone exchange, radars, computers and many other equipments required by the telecommunication industry. अब इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि बेंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर. इसका सेकेंड पॉइंट है 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स. फोर्थ पॉइंट है दिस इंडस्ट्री हैज हाईली इम्पेक्टेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री विथ 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन. और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री हैज बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर. The continued growth in the hardware and software departments is the key to the success of the IT industry in India. क्वेश्चन 32 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका रोल क्या है, उसको इस क्वेश्चन में हमको डिस्क्राइब करना है. इसके आंसर में पहला है कि पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कि जो पार्टियां होती हैं वो चुनाव लड़ती हैं. दूसरा है parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. और जो पार्टीज होते हैं वो पॉलिसी और प्रोग्राम को आगे लाती हैं जिनसे वोटर जो है उनको देख के चूज करता है. इसका जो थर्ड है कि पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉस ऑफ फॉर अ कंट्री. और जो पार्टी होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं लॉ बनाने के लिए किसी कंट्री में. चौथा है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स. एज वी नोटेड लास्ट ईयर द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज. तो जो पार्टीज होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं और सारे बड़े डिसीजन जो है ना उसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए जाते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं. इसका फिफ्थ है दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर. और जो हार जाते हैं वो अपोजिशन का रोल अदा करते हैं और लोगों के वॉइस को या सरकार की कमजोरियों को उजागर करते हैं. 6 नंबर है कि पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन. जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन को शेप देते हैं, एक मत बनाते हैं, उनको रिवोक करते हैं. 7th है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स. तो जो पार्टीज होते हैं वही एक्सेस देते हैं लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी के साथ में और जो वेलफेयर स्कीम्स है उनके साथ में. तो इसमें से देखिए 5 पॉइंट हम लोगों को लिखना है. इसका आंसर लिखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज आर बेनिफिशियल बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर एंड वर्क एज अ शेप एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट. द फॉलोइंग रोल्स आर प्लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी. इसमें फर्स्ट पॉइंट है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम. सेकेंड है दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी and they also provide a platform for public debates and articulation of different opinions. Third point है parties form and run government and they play a decisive role in making laws for the country. They recruit leaders, train them and then make them ministers to run the government. इसका फोर्थ पॉइंट है they shape public opinion and provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by governments. Fifth point है those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies. क्वेश्चन 32 का आर है डिस्क्राइब द नेसेसिटी और यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें क्या आवश्यकता होता है
या क्या महत्व होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको इस क्वेश्चन में हमको डिस्क्राइब करना है। अब इसका आंसर जो है ना यहाँ से शुरू होता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वो लोकेलिटी में क्या कर रहे हैं, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। We can also think about it by looking at the non-party based elections to the panchayat in many states. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village get split into more than one faction, each of which puts a panel of its candidates. तो देखिए इसमें काफ़ी डिटेल में इस पेज में समझाया हुआ है, जिसमें हमको ये बताया हुआ है कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के हम लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, लोगों में स्प्लिटिंग बढ़ जाएगा और किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई मैकेनिज्म नहीं बन पाएगा, ना ही कोई पॉलिसी बना पाएगा, ना ही कोई इसको अपोज कर पाएगा। तो इसीलिए कोई भी प्रकार की डेमोक्रेसी में यह इम्पोर्टेंट है कि एक प्रकार का सिस्टम बने ताकि जो पॉलिसी बन रहा है उसका जस्टिफिकेशन हो, उसको अपोज कर सकें कोई और लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इन्हीं कारणों से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे लिए अनिवार्य हैं। इसमें से 5 कारणों को इसके आंसर में हमको लिखना है। इसका आंसर है कि दीज आर द फॉलोइंग नेसेसिटीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज आर इम्पोर्टेंट एज दे गिव अ वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस ऑफ कैंडिडेट्स इन इलेक्शन। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। इसका सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज अपोज द गवर्नमेंट एंड कन्वे द पब्लिक ग्रीवेंसेस टू द गवर्नमेंट। दे वर्क एज अ लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। थर्ड है they form government and run government, they make policy while in government and rule over the country and ensure development। इसका फोर्थ पॉइंट है कि लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू गेदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशूज एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट आर रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज जस्टिफाई आर अपोज देम। क्वेश्चन 33 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs इन द रूरल सोसाइटी। जो ग्रामीण समाज है उसमें जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसके रोल को हमको इसमें एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू होता है कि द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वुमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग्स। A typical SHG has 15 to 20 members usually belonging to one neighborhood who meet and save regularly. Saving per member varies from rupees 25 to rupees 100 or more, depending on the ability of the people to save. Members can take small loans from the group itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but this is still less than what the moneylender charges. After a year or two, if the group is regular in savings, it becomes eligible for availing loan from the bank. Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the members. For instance, small loans are provided to the members for leasing mortgaged land, for meeting working capital needs, buying seeds, fertilizers, raw materials like bamboo and cloth, for housing materials, for acquiring assets like sewing machines, हैंडलूम्स, केटल एक्सेट्रा। तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना 15 से 20 लोगों के साथ मिल के बनाया जाता है और इसमें महिलाओं का सबसे ज़्यादा भूमिका है। इसमें 25 से 100 रुपीज़ एबिलिटी के हिसाब से सेव किया जाता है और मेंबर्स को ही लोन दिया जाता है, उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है और जो इंटरेस्ट नहीं देता है या लोन को रिपे नहीं करता है उसका ध्यान रखा जाता है। अगर 1 या 2 साल तक रेगुलर सेविंग होता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूरल पॉपुलेशन के लिए। तो इसमें से 5 पॉइंट को हमको लिखना है। अब इसका आंसर है पॉइंट पहला है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनेबलिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज। इट हैज़ फाइनेंशियली एम्पावर्ड रूरल वुमेन विद इन द फैमिली एंड इन लोकल कम्युनिटी। A typical SHG has 15 to 20 members who meet and save regularly. Their saving varies from rupees 25 to rupees 100 or more. Members can take small loans from the group itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but this is still less than what the moneylender charges. Any case of non-repayment of a loan by any one member is followed up seriously by other members
ऑफ द ग्रुप। फोर्थ पॉइंट है आफ्टर ए ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक। द लोन क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। और इसका लास्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। द एसएचजीज हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। क्वेश्चन 33 का आर है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में या इंडियन इकोनॉमी में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का महत्व है उसको इस क्वेश्चन में हमको एक्सप्लेन करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट को इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। साथ ही साथ इस पेज में दिया हुआ है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स। तो सारे बैंकों का बैंक है, सारे बैंकों को सुपरवाइज करता है। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। और जो मिनिमम कैश रेशियो है उसको मेंटेन करवाता है। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। Similarly, the RBI sees that the banks give loans not just to profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom, at what interest rate, etc. तो इस प्रकार के एक्टिविटी जो है ना वो आरबीआई के होते हैं। तो ये पूरे के पूरे पेज में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। इसमें से केवल 5 पॉइंट को इसके आंसर में हमको लिखना है। इसका पहला पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक। इट कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी कंसर्निंग द नेशनल करेंसी द इंडियन रुपी। इसका सेकेंड पॉइंट है द आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। इसका थर्ड पॉइंट है द आरबीआई सीज that the banks give loans not just to profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, etc. इसका फोर्थ पॉइंट है banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom, at what interest rate, etc. और इसका लास्ट पॉइंट है the chief objectives of the RBI are to sustain the confidence of the public in the system, protect the interest of the depositors and offer cost effective banking services। सेक्शन ई में आ चुके हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें 4 मार्क्स है हर क्वेश्चन में और टोटल 3 क्वेश्चंस अपने को करने हैं। और जो टोटल मार्क्स होगा 3 क्वेश्चन को करने के बाद वो 12 है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 34 है कि विल थ्रोन इज वन ऑफ दोज हु वेंट इन सर्च ऑफ सीजनल वर्क लोडिंग ब्रिक्स एंड डूइंग ऑड जॉब्स। ही डिस्क्राइब्स हाउ जॉब सीकर्स वॉकड टू लंदन इन सर्च ऑफ वर्क। तो देखिए इसमें एक विल थ्रोन की कहानी है। जो एक सीजनल वर्कर थे जिनका काम ब्रिक्स को लोड करना और ऑड जॉब्स करना था, वो बताते हैं कि किस प्रकार से काम खोजने वाले पैदल जाया करते थे लंदन काम की तलाश में। आई हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू लंदन एंड माई डिजायर वाज स्टिमुलेटेड बाई लेटर्स फ्राम एन ओल्ड वर्कमेट हु वाज नाउ वर्किंग एट द ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स। आई फाइनली डिसाइडेड टू गो इन नवंबर 1881। तो देखिए वो लिखते हैं कि उनकी इच्छा थी लंदन जाने की हमेशा, और उनका इच्छा बहुत तेज़ हो गया जब उनके एक पुराने दोस्त जो थे वर्कमेट थे वो काम कर रहे थे ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स में, वो लेटर लिखा करते थे। इन्होंने नवंबर 1881 में डिसाइड किया कि ये जाएंगे लंदन। विथ 2 फ्रेंड्स आई स्टार्टेड आउट टू वॉक द जर्नी, फील्ड द होप दैट वी वुड बी एबल टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट व्हेन वी गेट देयर विद द काइंड असिस्टेंस ऑफ माई फ्रेंड। वी हैड लिटिल मनी व्हेन वी स्टार्टेड, नॉट इनफ टू पे फॉर आवर फूड एंड लॉजिंग्स ईट नाइट अंटिल वी अराइव्ड इन लंदन। तो देखिए 2 दोस्तों के साथ उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। उनको आशा था कि वहाँ जाकर उनको काम मिलेगा और साथ ही साथ भरोसा था कि वो दोस्त जो है अपना दयापूर्ण सहयोग उनके साथ करेगा। इनके पास पैसा बहुत कम था जब ये शुरू किए थे, और इतना कम था कि ये खाने और लॉजिंग के लिए भी देने में सक्षम नहीं थे जब तक कि ये लंदन पहुँचने वाले थे। सम डेज वी वॉकड एज मच एज 20 माइल्स एंड अदर डेज लेस। कुछ दिन ये 20 मील चला करते थे, कुछ दिन उससे कम। और मनी वॉज गॉन एट द एंड ऑफ द 3rd डे। और इनका पूरा पैसा खत्म हो गया तीसरे दिन के अंत होते होते। फॉर 2 नाइट्स वी स्लेप्ट आउट, वंस अंडर अ हे स्टेक एंड वंस इन एन ओल्ड फार्म शेड। ऑन अराइवल इन लंदन वी ट्राइड टू फाइंड माई फ्रेंड बट वी आर अनसक्सेसफुल। तो देखिए 2 दिन में ही इनके 3 दिन में इनके पैसे ख़त्म हो गए
और देखिए 2 रात ये रास्ते में सो के गुजारे। एक रात इन्होंने हे स्टेक में सोया और एक रात एक ओल्ड पुराने फार्म शेड में सोए। और जब लंदन पहुंचे तो उन्होंने कोशिश की उस दोस्त को खोजने का, लेकिन इनको सफलता नहीं मिला। आवर मनी वॉज गॉन सो देयर वॉज नथिंग फॉर अस टू डू बट टू वॉक अराउंड अंटिल लेट एट नाइट। और इनका पैसा ख़त्म हो गया था, इनके पास करने कुछ नहीं था, केवल ये चला करते थे रात तक। एंड देन ट्राई टू फाइंड सम प्लेस टू स्लीप, और कुछ जगह खोजते थे जहाँ इनको सोने को मिल जाए। वी फाउंड एन ओल्ड बिल्डिंग एंड स्लेप्ट इन इट दैट नाइट। इनको एक पुराना बिल्डिंग मिला, वहीं पर रात को सो गए। द नेक्स्ट डे संडे लेट इन द आफ्टरनून वी गॉट टू द ओल्ड कैंट गैस वर्क्स एंड अप्लाइड फॉर वर्क। दूसरे दिन जो कि रविवार था, देर दोपहर को उनको ओल्ड कैंट गैस वर्क्स मिला, जहाँ पे उन्होंने काम के लिए अप्लाई किया। टू माई ग्रेट सरप्राइज द मैन वी हैड बीन लुकिंग फॉर वाज वर्किंग एट द टाइम। और बहुत आश्चर्य के साथ जो आदमी को खोज रहे थे वो उस समय वहीं पे काम कर रहा था। ही स्पोक टू द फोरमैन एंड आई वाज गिवन अ जॉब। और उसने फोरमैन से बात किया जिससे इनको काम मिला। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 34.1 है कि एनालाइज द मेजर फैक्टर विच लेड लंदन बिकम एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द जॉब सीकर्स। किस कारण से लंदन जो है ना एक अट्रैक्टिव प्लेस बना हुआ था जॉब सीकर्स के लिए, उसके मेजर फैक्टर को हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम अच्छे से समझ चुके हैं कि लंदन में जो है ना सीजनल वर्क की कोई कमी नहीं थी। और साथ ही साथ उस समय जो इंग्लैंड था वहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हुआ था। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे। अब इसका आंसर है कि द मेजर फैक्टर विच लेड लंदन बिकम एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द जॉब सीकर्स वाज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देयर वेयर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फैक्ट्रीज ऑफ लंदन। क्वेश्चन 34.2 है एनालाइज द रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विल्थ्रोन बाय द ओल्ड कैंट गैस वर्क्स। किस कारण से विल्थ्रोन को ओल्ड कैंट गैस वर्क्स ने अपॉइंट कर लिया था या नौकरी पर रख लिया था। तो हमने अच्छे से समझा है कि ओल्ड कैंट गैस वर्क्स को कैजुअल लेबर की ज़रूरत थी और ये कैजुअल लेबर ही थे। साथ ही साथ ये सीजनल जब वर्क होता है तो उस समय ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी और उस समय सीजन था काम का, इसीलिए उनको बड़ा आसानी से रख लिया गया। तो इसको इसके आंसर में लिखेंगे। इसका आंसर है कि द रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विल्थ्रोन बाय द ओल्ड कैंट गैस वर्क्स दैट इट वाज द सीजनल इंडस्ट्री एंड वर्कर्स एट लो वेजेज वेयर इन डिमांड। अब देखिए क्वेश्चन 13.4 है कि एग्जामिन द प्रेफरेंस ऑफ हैंड लेबर ओवर मशीन्स बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन ब्रिटेन। तो जो विक्टोरियन ब्रिटेन थे उस समय के जो उद्योगपति थे वो हैंड लेबर को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे मशीन के कंपेरिजन में। यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से समझा हुआ है कि उस समय जो लेबर था काफ़ी चीप था, मशीन काफ़ी महंगा हुआ करते थे। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का काम था वो सीजनल था, मतलब मान लीजिए 4 महीना रहता था उसके बाद नहीं रहता था। उस कारण से भी वो लेबर को प्रिफर करते थे और साथ ही साथ मशीन को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता था, उसका इंश्योरेंस और बाकी जो खर्चे होते थे ज़्यादा होते थे एज कम्पेयर टू लेबर। इसका आंसर है द रीजन्स फॉर द प्रेफरेंस ऑफ हैंड लेबर ओवर मशीन्स बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन ब्रिटेन्स वेयर एज फॉलोज। फर्स्ट है मशीन्स रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड दे वेयर इनफेक्टिव डिफिकल्ट टू रिपेयर। सेकेंड है इन सीजनल इंडस्ट्रीज ओनली सीजनल लेबर वाज रिक्वायर्ड एंड लेबर वाज अवेलेबल एट लो वेजेज। क्वेश्चन 35 है नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ दैट मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट जो है एक गैर सरकारी संगठन है जो कि आदिवासी लोगों को, किसानों को, पर्यावरणविदों को और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती है सरदार सरोवर डैम जो कि बन रहा है नर्मदा नदी गुजरात में, उसके विरुद्ध में संघर्ष करने के लिए। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल इशूज रिलेटेड टू ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर। इसका शुरू में ध्यान जो था वो पर्यावरण विषय पे था, जिसमें जो पेड़ पानी में डूबने वाले थे डैम के पानी में। रिसेंटली इट हैज रीफोकस्ड द एम टू इनेबल पुअर सिटीजन्स स्पेशली द आउटिस्टिज डिस्प्लेस्ड पीपल टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन अभी रिसेंटली इसने अपने आप को फिर से फोकस किया उन गरीब लोगों को सक्षम बनाने के लिए जो कि डिस्प्लेस्ड हुए थे डैम के बनने के कारण, और इसका पूरा ध्यान है कि गवर्नमेंट जो है फुल रिहेबिलिटेट करे, रिहेबिलिटेशन की सुविधाएं दे इन लोगों को। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन, एक्सेप्टेड द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिलीविंग इन द प्रॉमिस ऑफ इरीगेटेड फील्ड्स एंड प्लेंटीफुल हार्वेस्ट। तो लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि उनका जो कष्ट है वो बेकार नहीं जाएगा। उसने इस ट्रॉमा को स्वीकार किया कि उनका जो डिस्प्लेसमेंट है उससे खेतों में पानी जाएगा और बहुत ज़्यादा फसल आएगा। सो ऑफन द सर्वाइवर्स ऑफ रिहंद
told us that they accepted their sufferings a sacrifice for the sake of their nation। कई बार जो सर्वाइवर थे रिहंद में वो बोला करते थे कि उन्होंने इसको स्वीकार किया क्योंकि वो चाहते थे कि राष्ट्र का विकास हो और राष्ट्र के विकास में उनका त्याग रहे। बट नाउ आफ्टर 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even being more precarious, they keep asking। लेकिन अब 30 साल के बाद उन्होंने इस घटना के बाद उनका जो रोजगार था अब और कठिन होते जा रहा है, तो बार बार पूछते हैं आर वी द ओनली वंस चोजन टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर द नेशन। क्या हम केवल हम ही हैं जिनको जो है राष्ट्र के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए चुना गया। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 35.1 है कि विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव सरदार सरोवर डैम वाज बिल्ट। तो सरदार सरोवर डैम के बनने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। तो यहाँ पे हमने समझा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स था इरिगेशन करना, पावर डेवलप करना और जो ड्रॉट प्रोन रीजन है, जो सूखे वाले क्षेत्र हैं गुजरात और राजस्थान के, वहाँ तक पीने का पानी पहुँचाना। अब इसके आंसर को लिखेंगे द सरोवर सरदार सरोवर। अब इसके आंसर को लिखेंगे द सरदार सरोवर डैम वाज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड पावर, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर टू द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। इसमें क्वेश्चन 35.2 है एनालाइज द रीजन ऑफ प्रोटेस्ट बाय द ट्राइबल पीपल। जो आदिवासी लोग हैं या ट्राइबल पीपल हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है। तो देखिए इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पूरा रिहेबिलिटेशन नहीं मिल पाया है। उनका जो एम्प्लॉयमेंट था, लाइवलीहुड था, उनका जो जगह था उनसे छीन लिया गया, लेकिन उसके एवज में उनको जो मिलना था वो नहीं मिल पाया और साथ ही साथ वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस कारण से क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके आंसर में उसको लिखना है। अब इसका आंसर लिखेंगे कि ट्राइबल पीपल प्रोटेस्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम काज द लॉस ऑफ देयर हार्वेस्ट एंड लाइवलीहुड। क्वेश्चन 35.3 है हाईलाइट द इशूज ऑन व्हिच सेव नर्मदा मूवमेंट वर्क डन। कि कौन कौन से इशू के ऊपर सेव नर्मदा मूवमेंट जो है ना वो काम कर रहा है। तो हमने अच्छे से समझा हुआ है कि जो आदिवासी लोग हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया है उनके फुल रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहा है। जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं जो रिलेटेड हैं डैम के बनने के बाद उनके ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ वो लोगों को अवेयर कर रहा है कि इस प्रकार के डैम जो है किस प्रकार से कईयों की ज़िंदगी में हानि पहुंचाते हैं, उनकी ज़िंदगी को दुखमय बना देते हैं। तो इन्हीं सबको इसके आंसर में हमको लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे कि सेव नर्मदा मूवमेंट वर्कड ऑन द फॉलोइंग इशूज़। फर्स्ट है इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल इशूज़ रिलेटेड टू ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर। सेकेंड है टू इनेबल पुअर सिटीजन्स स्पेशली द आउटिस्टीज टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्वेश्चन 36 है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल आर इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो पावर शेयरिंग को ऐसे भी समझा सकता है कि किस प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो आंदोलन हैं और जो लोग पावर में होते हैं उनको ये प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से ये बताते हैं कि हमको क्या चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज एमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। एक लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार होना चाहिए कि वो जो भी पावर में जाने वाले हैं उनको अलग अलग लोगों से चुन सकें। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग डिफरेंट पार्टीज। और अभी के वर्तमान लोकतंत्र में जो अलग अलग पार्टीज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं या राजनीतिक दल हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है और इसी के आधार पर लोग फैसला करते हैं कि कौन सा पार्टी अच्छा है। सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और इस प्रकार के जो कंपटीशन है या प्रतियोगिता है इस चीज़ को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो पावर है वो एक हाथ में ना रहे। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अगर यही चीज़ बार बार होते रहता है तो एक लंबे समय में जो सत्ता है या पावर है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर होते रहता है, जो अलग अलग विचारधाराओं को, अलग अलग सामाजिक ग्रुपों को रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू आर मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। और कई बार ये डायरेक्ट भी होता है इस प्रकार के शेयरिंग जब दो या दो से अधिक पार्टी एक अलायंस बना लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। अगर उनका अलायंस इलेक्ट हो जाता है, जीत जाता है, तो एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं और वो पावर को शेयर करते हैं। वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। लेकिन इसमें कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं जैसे कि व्यापारियों का, ट्रेडर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, किसानों का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। दे आल्सो विल हैव शेयर इन गवर्नमेंट पावर either through participation in governmental communities or bringing influence on the decision making process। और ये भी पावर को शेयर करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, या तो ये गवर्नमेंटल कमिटीज़ में होते हैं या उसको प्रोवाइड करते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसको। अब इसमें क्वेश्चन 36.1 है कि पावर शेयरिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी।
गिव वन एग्जाम्पल टू प्रूव द स्टेटमेंट। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो पावर शेयरिंग है, सत्ता का बंटवारा है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है। हमको इसको एग्जाम्पल से बताना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से समझा है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो होते हैं ना, वो सत्ता में भागीदारी चाहते हैं और इसके लिए वो कोलाइजन करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ भागीदारी करते हैं और पावर को शेयर करते हैं। तो इसी को इसके आंसर में लिखना है। अब इसका आंसर लिखेंगे कि पावर शेयरिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी। इसमें क्वेश्चन 36.2 है, हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, कि जो अलायंस बिल्डिंग है ना, वो पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल कैसा है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से समझा है कि दो या दो से अधिक विचारधाराओं की पार्टियाँ अगर एक साथ अलायंस बना के इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं और बाद में जीतती हैं, तो जो पावर शेयरिंग वो पहले से हो गया रहता है। दोनों के बीच में जो समझौता रहता है, दोनों की आइडियोलॉजी के बीच में, उससे वो पावर शेयर हो गया रहता है। तो इस प्रकार के अलायंस जो है ना, वो 100% पावर शेयरिंग के एक एग्जाम्पल हैं। तो इसको हमको इसके आंसर में लिखना है। अब इसका आंसर लिखेंगे कि अलायंस बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग बिकॉज पॉलिटिकल आइडियाज आर शेयर्ड बिटवीन टू आर मोर पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। क्वेश्चन 36.3 है, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग आर इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर इन पावर। तो देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, बार बार जो लोग पावर में उनको बताते रहते हैं कि हमको ये चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए सरकार आरक्षण के खिलाफ जाएगा, तो जो लोग आरक्षण चाहते हैं वो लोग सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं। सरकार अगर डीए नहीं बढ़ाता है तो जो कर्मचारी लोग प्रेशर डालते हैं। तो इस प्रकार से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, उनमें इनका एक गहरा इन्फ्लुएंस रहता है। इसी को इसके आंसर में हमको लिखना है। इसका आंसर है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग दोज हु आर इन पावर बाई, फर्स्ट है, पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड बट इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। सेकेंड है, फ्रीडम ऑफ चॉइस इन्वॉल्व्स कंपटीशन एमंग डिफरेंट पार्टीज। सेक्शन एफ पे आ चुके हैं, जो कि मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 मार्क्स के। क्वेश्चन 37 में 37A है कि 2 प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, कि नीचे में इंडिया का मैप दिया हुआ है, उसमें 2 प्लेसेस हैं और बी दोनों मार्क्ड हैं। क्वेश्चन बोलता है कि आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन्स ड्रॉन नियर देम। तो उसको पहचानना है और उनका करेक्ट नेम को, जो लाइन वहाँ पे दिया हुआ वहाँ पे लिखना है। पहला है ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसको एक मैप में लोकेट किया है। यहाँ पे लोकेट करके आपको लिखना है ए में कलकत्ता। इसका बी है द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक साल्ट लॉ, वो जगह जहाँ पे महात्मा गांधी ने नमक कानून को या साल्ट लॉ को तोड़ा था। और यहाँ पे बी में लोकेट करके आपको लिखना है डांडी। इसमें क्वेश्चन 37 का बी है, ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल सिम्बल्स। तो यहाँ पे उसी मैप में जिसको हमने अभी लेबल किया हुआ है, उसमें से नीचे में से 3 जो दिया है उसको हमको लेबल करना है और लोकेट करना है। फर्स्ट है इसमें हीराकुद डैम। अब यहाँ पे देखिए, उड़ीसा में लोकेट करके यहाँ पे लिखना है हीराकुद डैम। इसमें बी में देखिए तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। अब यहाँ पे महाराष्ट्र में देखिए लोकेट करेंगे और लिखेंगे तारापुर। सी है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अब यहाँ पे देखिए 37C में यहाँ पे नोएडा है, जो कि मैंने बताया नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के जस्ट बगल में, यूपी में आता है ये, इसको यहाँ पे लोकेट करेंगे। डी है कोची पोर्ट। अब यहाँ पे देखिए ये है कोची। 37B का डी वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए ये केरला में लोकेट करेंगे हम लोग कोची को। तो देखिए पूरा का पूरा मैप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ए जो है कलकत्ता है, बी पे है डांडी जो कि गुजरात में है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद हीराकुद डैम जो है वो उड़ीसा में है। और यहाँ पे जो बी नंबर है तारापुर, वो आपका महाराष्ट्र में है। जो सी क्वेश्चन है उसमें नोएडा यूपी में है। और जो लास्ट है कोच्चि जो है वो केरला में है। अब इसमें देखिए विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए 37 में फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेम द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। तो सितंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो जैसे कि हमको मालूम है वो कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे हम लोग कलकत्ता। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कलकत्ता। उसके बाद 37.2 देखिए, नेम द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक साल्ट लॉ। ये भी हम समझ चुके हैं डांडी है, तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे डांडी।
उसके बाद इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है, नेम द स्टेट वेयर हीराकुद डैम इज लोकेटेड। तो स्टेट है ओडिशा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द स्टेट वेयर तारापुर न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड। तो तारापुर न्यूक्लियर प्लांट जो है ना वो महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट वेयर नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड। तो जो नोएडा है वो उत्तर प्रदेश में है, तो इसके आंसर में लिखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि नेम द स्टेट वेयर कोची सी पोर्ट इज लोकेटेड। कोची से पोर्ट है केरला में, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसके आंसर में केरला।